Hello students, my name is Harish Kumar Gaur and in this lecture we are going to discuss the next part of non-verbal is non-verbal analogy. Okay. इससे प्रीवियस हमने नॉन वर्बल सीरीज को डिस्कस किया था, अब ये नॉन वर्बल एनालॉजी। देखिए एनालॉजी मीनिंग क्या होता है? एनालॉजी का मीनिंग होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन, अब कंपैरिजन देखिए होता किस तरह से है। तो कंपैरिजन हम सभी जानते हैं कि वर्बली भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है। वर्बल में हम नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं, वर्ड्स का कंपैरिजन करते हैं, अल्फाबेट्स का कंपैरिजन करते हैं, ये नॉन वर्बल कंपैरिजन है। नॉन वर्बल कंपैरिजन मतलब हमें पिक्चर्स का कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन का मतलब ये नहीं कि हमें एक दूसरे से कंपेयर करना है, नो, वी हैव टू रिलेट द पिक्चर्स इन द सेम वे। हमें क्या करना है? पिक्चर्स को सेम वे में रिलेट करना है। दैट इज कॉल्ड analogy, non-verbal analogy. That means we have given 4 pictures like this. 4 pictures हमें इस तरह से given होंगी। ओके, अब फर्स्ट 2 पिक्चर्स में जो रिलेशन होगा या फर्स्ट 2 पिक्चर्स में जो भी चेंजेस होंगे, सेम टाइप ऑफ चेंजेस नेक्स्ट 2 पिक्चर्स में होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एनालॉजी, सेम टाइप ऑफ चेंजेस, इसको हम एनालॉजी कहते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय द क्वेश्चंस। So this is the first question. In the following question there are two sets of figures, okay. One set is of problem figure, another set is of answer figure. Now there is some relationship between first and second picture of the problem figure set. एक relation होगा first और second में, वही relation हमें third और fourth में establish करना है और correct answer find out करना है। okay, so अब आप देखिए यहाँ पर first और second figure में क्या relation हो रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड फिगर में जेपी को हमने जस्ट 180 डिग्री रोटेट कर दिया। किसी भी वे में रोटेट कर दीजिए, 180 डिग्री मैंने इसको इस तरह से रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट किया तो ये डायग्राम सामने आ गया। तो अब मैं टीई को भी वापस 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैं टीई को 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो टी तो इस तरह से बन जाएगा और ई जो है वो इस तरह से बन जाएगा। एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टू में आप देखिए ये जो दोनों डी थे ये रोटेट हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में और एक दूसरे के पास आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो दोनों पेंटागन है ये रोटेट होंगे, तो ये दोनों पेंटागन कुछ इस तरह से शो होंगे। ओके, दोनों पेंटागन इस तरह से शो होंगे, यानी कि ए या बी में से कोई एक आंसर होगा। ओके, बाकी डायग्राम्स को देख लेते हैं। ये नीचे वाला डायग्राम एज इट इज ऊपर चला गया, तो नीचे वाला डायग्राम डॉट होगा, एज इट इज ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला डायग्राम जो था डॉट वो एज इट इज नीचे आ गया। ये जो डॉट था वो एज इट इज नीचे आ गया, तो ये जो ऊपर वाला एरो था ये नीचे आ जाएगा एज इट इज। तो इस तरह का डायग्राम होगा। जो रिलेशन यहाँ पर इन दोनों में हो रहा है, जो चेंजेस इन दोनों में हो रहे हैं, वही चेंजेस हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। कोई दूसरा बाहर से हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, जो चेंजेस इन दोनों में शो हो रहे हैं वही चेंजेस हम यहाँ पर इसमें अप्लाई करके जो रिक्वायर्ड फिगर है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल था। स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल था। ये बाहर वाला तो स्क्वायर नहीं है, तो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो डायग्राम बना हुआ है वो है। ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल था। अब ट्राइंगल बाहर आ गया और स्क्वायर अंदर जाकर वाइट हो गया। ट्राइंगल बाहर आया और स्क्वायर अंदर जाकर वाइट हो गया, तो यहां भी ट्राइंगल बाहर आ जाएगा और स्क्वायर अंदर जाकर वाइट हो जाएगा। बट ट्राइंगल उल्टा है तो उल्टा ही बाहर आएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्राइंगल था, ट्राइंगल के सराउंड में क्या आ गया? एक स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर ही क्यों आया? ट्राइंगल से जस्ट एक साइड ज्यादा वाला डायग्राम, जस्ट एक वन मोर साइड वाला डायग्राम उसके अराउंड आ गया। तो अब पेंटागन के अराउंड क्या आएगा? जस्ट वन मोर साइड वाला, यानी कि हेक्सागन।
तो पेंटागन के अराउंड एक हेक्सागन आना चाहिए, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर था ये वर्टिकली आया इस तरह से, तो हेक्सागन भी वर्टिकली आना चाहिए बिल्कुल, एरो से एरो, ये वर्टेक्स से वर्टेक्स मैच होना चाहिए, तो यहाँ भी पेंटागन से वर्टेक्स मैच होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन बी आंसर होगा। अदरवाइज ऑप्शन ए में भी पेंटागन के बाहर हेक्सागन है, बट वो आंसर नहीं होगा क्योंकि वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स शो होना चाहिए, तो वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स शो हो रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए एफ टी को क्या किया इन्होंने, रोटेट किया। किस तरह से रोटेट किया, तो अब आप देखिए कि टी को उधर रोटेट किया है ना, टी को उस तरफ गया, टी राइट साइड में था लेफ्ट में चला गया, तो एम राइट साइड में था लेफ्ट में चला जाएगा और उल्टा हो जाएगा, तो एम राइट साइड से लेफ्ट में जाकर उल्टा होगा, तो कुछ इस तरह से, यानी कि डब्ल्यू शो होगा जब एम को हम रोटेट करते हैं या उल्टा शो करते हैं, एम को जब हम उल्टा करते हैं तो वो डब्ल्यू की तरह शो होता है, तो एम इस तरह से शो होगा। अब एफ जो था वो एफ लेफ्ट में था राइट में चला गया और उसको भी उल्टा कर दिया, तो के लेफ्ट में था राइट में जाकर उल्टा होगा, तो के तो एज इट इज रहेगा। भाई के का वाटर इमेज बना लो, एक तरह से वाटर इमेज समझ लो आप, कि एफ जो है वो लेफ्ट से राइट में आया और उसका वाटर इमेज बन गया, तो के जो है वो लेफ्ट से राइट में आएगा और उसका वाटर इमेज बन जाएगा, बट वाटर इमेज सेम होगा क्योंकि के इसी तरह से बना हुआ है कि उसका वाटर इमेज सेम दिखे, सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा आंसर क्या होगा, डब्ल्यू के, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखिए तो एक सेमी सर्कल था, वो सेमी सर्कल इस तरह से था, मतलब जो आर्क था वो डाउन में था और जो स्ट्रेट लाइन थी वो अपवर्ड थी, वो सेमी सर्कल रोटेट हुआ, जस्ट अपोजिट बन गया, मतलब मिरर इमेज बन गई उसकी, सॉरी वाटर इमेज, और डबल हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल को तो कैसे भी बना लो आप, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल ही रहेगा, उसके ऊपर एक रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखिए कि क्या चेंजेस चल रहे हैं, तो KPTL ये था, अब K जो है वो रोटेट हुआ 90 डिग्री, ये K रोटेट हुआ 90 डिग्री और कॉर्नर में आ गया, एक प्लेस आगे कॉर्नर में आ गया, तो अब T रोटेट होकर सेंटर में आ जाएगा, तो T इस तरह से दिखाई देगा, ओके। L भी रोटेट हुआ, मतलब हर एक लेटर 90 डिग्री रोटेट हो रहा है अपने प्लेस पर और फिर एक प्लेस आगे फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है, तो E भी 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा और E इस तरह का दिखाई देगा, इस तरह से, ठीक है। फिर वापस T रोटेट हुआ, N भी रोटेट हो जाएगा, तो N जब रोटेट होगा तो आई थिंक इस तरह का दिखाई देगा Z के जैसा, और C जब रोटेट होगा तो C इस तरह से दिखाई देगा, ओके। सो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, C T E Z N, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा हमको। हुआ क्या कि इसमें इस पूरे डायग्राम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया गया 180 डिग्री, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया, 180 डिग्री क्लॉकवाइजली रोटेट किया गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे इसको क्लॉकवाइजली रोटेट किया और उसके बाद ये जो अपर की तरफ जा रहे थे, मतलब ओपन जो थे वो क्लोज होकर इस तरह से शो हो गए, एरो के फॉर्म में शो हो गए, तो अब इसको भी मैं 180 डिग्री क्लॉकवाइजली रोटेट कर दूंगा, तो जैसे ही हम इसको क्लॉकवाइजली रोटेट करेंगे तो ये तो एक रेक्टेंगल, उसके ऊपर ये सेमी सर्कल और ये दूसरा रेक्टेंगल, और ये जो एरो था, अब आप देखिए एरो का पोजीशन क्या होगा, ठीक है, एरो जो था वो इस तरह से यूं जाएगा, ठीक है, और क्योंकि ये क्लोज्ड था तो अब ओपन हो जाएगा इस तरह से,
So this type of diagram is shown in option D. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये है डॉट, ये 3 हमारे वाइट ब्लॉक्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा, उसमें भी डॉट। अब आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि हुआ क्या है। तो देखो, ये जो वाइट ब्लॉक था, ये वाइट ब्लॉक उसके लेफ्ट प्लेस पर चला गया, लेफ्ट साइड में एक ब्लॉक आगे खिसक गया। वाइट, ये वाला वाइट ब्लॉक भी लेफ्ट साइड में एक प्लेस आगे खिसक गया, और ऊपर जो टॉप वाला वाइट ब्लॉक था वो राइट साइड में एक प्लेस आगे खिसक गया। तो जो टॉप वाला था वो तो राइट में गया, ये लेफ्ट में गया, और ये भी लेफ्ट में गया, ठीक है। और डॉट अपवर्ड चला गया एक ब्लॉक, तो डॉट एक ब्लॉक अपवर्ड चला जाएगा, ठीक है। ये डॉट एक ब्लॉक अपवर्ड चला जाएगा, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। ये हो गए 9 ब्लॉक्स। ये डॉट यहां था, इससे एक ब्लॉक अपवर्ड, यानी कि डॉट यहां आ जाएगा, ठीक है। सबसे टॉप वाला राइट में एक ब्लॉक जाएगा, तो टॉप वाला राइट में ब्लॉक जाएगा तो इस जगह पर आ जाएगा टॉप राइट। सेकंड वाला लेफ्ट में जाएगा, तो सेकंड वाला लेफ्ट में जाएगा तो इस जगह पर आएगा, ठीक है। और थर्ड वाला भी लेफ्ट में जाएगा, तो थर्ड वाला भी लेफ्ट में चला गया तो ये इस जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह से सिचुएशन होगी, ये तीनों ब्लॉक इस तरह से होंगे और डॉट इस जगह पर होगा, एंड दैट इज शोन इन ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आप देखिए, ये सिंगल था, ये सिंगल था। अब इसका मिरर इमेज बन गया और उसके नीचे भी एक और डायग्राम आ गया। तो ये भी सिंगल था, पहले इसका मिरर इमेज बनेगा और उसके अपोजिट में एक डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अपोजिट बना देते हैं। तो इसका अपोजिट कुछ इस तरह से बनेगा, ये, ठीक है। और अच्छा, इसको रोटेट भी किया गया है, तो इसको हम रोटेट भी कर देंगे, या इसके अपोजिट में नीचे की तरफ, सॉरी, इसके अपोजिट में नीचे की तरफ डायग्राम शो होना चाहिए। तो देखो, अब इस तरह का डायग्राम कहाँ पर शो हो रहा है, ये तो ऑप्शन ए में या ऑप्शन ई में, बी सी डी में तो हो ही नहीं रहा, तो ये तो तीनों रॉन्ग हो गए, है ना। इसके नीचे एक और डायग्राम आएगा जस्ट इसके अपोजिट में शो होने वाला, इस तरह से। तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बॉटम में आएगा ना, क्योंकि यहाँ भी इसके बॉटम में डायग्राम आया, तो यहाँ भी इसके बॉटम में डायग्राम आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आप देखिए, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक तो कुछ इस तरह का एरो है और एक कुछ इस तरह का एरो है। अब ये दोनों अपनी अपनी पोजीशंस को चेंज करते जा रहे हैं। इसने क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगली आर्म पर, अगली साइड पर चला गया, ठीक है। ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे आया, बट ये अगले अंदर था तो बाहर आ गया, ठीक है। तो अब ये भी क्या करेगा कि क्लॉकवाइजली अगली साइड पे जाएगा और बाहर चला जाएगा, ठीक है। और रोटेट भी हुआ, ये क्या हुआ, 90 डिग्री रोटेट हो गया, तो ये भी 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इस तरह का शो होगा, ओके। और ये जो था दूसरा वाला, ये भी दूसरी साइड पर चला जाएगा। अब दूसरी साइड पर जाएगा तो अंदर बाहर, बाहर अंदर, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हो, ये प्लस का साइन तो एज इट इज है। इन एरोस को चेक कर लेते हैं। ये जो एरो ऊपर था, अब वो नीचे चला गया दूसरी साइड में, ठीक है। और इन दोनों ने भी अपनी पोजीशन बदल ली। तो यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, इन दोनों की पोजीशन बदल जाएगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं,
या हम इसको एक तरह से यूँ मान सकते हैं कि इस पूरे को रोटेट कर दिया गया 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। इसको भी जब हम 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो जैसे ही 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हो ये अंदर वाला तो ऊपर की तरफ जाएगा, बाहर वाला नीचे की तरफ आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देख लो इसमें क्या हो रहा है। इसको हमने इस तरह से रोटेट कर दिया 90 डिग्री। ये देखो डॉट यहाँ पे था बॉटम में, जैसे ही रोटेट किया तो डॉट यहाँ आ गया, है ना, और एरो भी आगे खिसक गया। तो इसको भी हम 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, और एरो थोड़ा आगे खिसक जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरह से हमें फर्स्ट टू फिगर में रिलेशन फाइंड आउट करना है और फिर सेम टाइप ऑफ रिलेशन वी हैव टू अप्लाई फॉर थर्ड एंड फोर्थ फिगर and we have to find out the required figure. This is called non-verbal analogy. Thank you.